दोस्तों आपका स्वागत है पूरा एजुकेटेड वे टू द सक्सेस में। आज हम एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस को डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 8 की। और ये हमारा यूनिट सेकंड है। यूनिट सेकंड का आप चैप्टर थर्ड ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जहां पे हमने देखा कि पार्लियामेंट क्यों जरूरी है हमारे लिए। आज के चैप्टर में हम देखेंगे चैप्टर 4 में कि लॉ क्या है। आखिर जो ये हम पार्लियामेंट के बारे में पढ़े थे कि पार्लियामेंट कैसे आया, क्यों हमारे लिए जरूरी है और हम लॉ कैसे बनाते हैं, ये चीजों को हमने समझा। आज के हम चैप्टर में समझेंगे कि आखिर ये लॉ क्या चीज है। लॉ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और स्किप मत करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर देखिए, सबसे पहली बात ये है कि हम पार्लियामेंट में लॉ बनाते हैं और ये जो लॉ बनता है ये हमारे लिए क्यों जरूरी है, ये हमारे लिए सबसे पहले क्वेश्चन आना चाहिए आपके दिमाग में। तो यहाँ पर लॉ को समझने के लिए आपको कुछ चीजों को समझना होगा। जैसे कि अगर हम शादी करना चाहते हैं, अगर हम मैरिज करें, तो मैरिज के लिए क्या जरूरी है, एक एज फिक्स होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी भी एज में एक आप चाइल्ड की शादी कर दें, आप किसी बच्चे की शादी कर दें, वो 1 साल का हो तभी। तो क्या है, उसके खुद की तो अकल होगी नहीं, दिमाग तो होगा नहीं उसके पास, तो वो शादी का वो मतलब ही नहीं समझेगा। तो इसीलिए क्या किया गया, लॉ के द्वारा हमने सेट किया कि जो मेल की एज होगी शादी की, वो क्या होगी, 21 ईयर्स होगी। और फीमेल की जो एज होगी, जो लड़की की एज होगी, वो कितनी होगी, 18 ईयर्स होगी। जो कि हम मानते हैं कि स्टैंडर्ड साइज एज होती है एक रिप्रोडक्शन की भी। अगर इससे पहले शादी कर दी जाए और रिप्रोडक्शन हो जाए, जो चाइल्ड बर्थ लेगा, जो बच्चा होगा, वो क्या होगा, जो ऑफ स्प्रिंग होगा इनका, वो अनहेल्दी होगा और फीमेल के भी हेल्थ पे गलत इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए एक एज को सेट कर दिया गया। ये हमने एक चीज समझी। और क्या हम एग्जांपल ले सकते हैं, अभी इलेक्शन का टाइम है, बिहार में इलेक्शन हुआ है। अब आप ये समझिए कि इलेक्शन में एक एज सेट कर दी गई है कि अगर 18 साल से आप ऊपर के हैं तो आप वोट दे सकते हैं। ये हमने किससे पाया है, ये हमने लॉ के द्वारा पाया है। पार्लियामेंट ने ये लॉ बनाया है। मान लीजिए कोई अगर आपको प्रॉपर्टी बेचनी है या खरीदनी है, इसके लिए भी लॉ है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के द्वारा हम प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं। ये चीज हम यहाँ पर समझ पा रहे हैं। और ये कौन करता है, ये पार्लियामेंट, इसको पूरी राइट दी गई है कि पार्लियामेंट लॉ को बनाए और जो लॉ हो वो सब पे बराबर लागू हो। ऐसा ना हो कि किसी को ज्यादा पावर दे दी गई है और किसी को कम दे दी गई है। कोई गरीब है तो उसको ज्यादा हम पावर नहीं दे रहे हैं, अमीर को ज्यादा पावर दे दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और हम यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से लॉ एक आता है। और कोई अगर अनपॉपुलर लॉ है या कंट्रोवर्शियल लॉ आ गया है पार्लियामेंट के द्वारा, तो लोग उसकी प्रोटेस्ट भी करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट भी करते हैं अगर उनको लॉ समझ में नहीं आता है, अगर उनके फेवर में वो लॉ नहीं होता है। और सिटीजन को हमेशा ये देखना होगा कि उनके सिचुएशन के हिसाब से जो लॉ बनाया जाए वो सही हो। अगर उनके अगेंस्ट जा रहा है वो, तो उसके लिए वो प्रोटेस्ट करें, स्ट्राइक करें। और भी कई मेथड हैं जो कि हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है, वो आप समझ ही चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए कि ये जो लॉ है, ये क्या सबको बराबर से दिया जाता है, जैसा कि हमने आपको बताया कि हाँ, ये सबको बराबर से दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। अगर मान लीजिए कोई ऑफिशियल आदमी है, मान लीजिए कोई बड़े पोजीशन पर है और उसका लड़का मर्डर कर देता है या कुछ ऐसा काम करता है कि उसको 10 साल की जेल हो जाती है। और ये किसके द्वारा दी गई है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा दी गई है ये सजा। और ये क्या करता है, अपने पावर का इस्तेमाल करके उसको छुड़ा लेता है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये लॉ एक आदमी के लिए क्या हो रहा है, वो अच्छे से नहीं लागू हो पा रहा है। 10 साल की सजा जनरली होगी, लेकिन ऑफिशियल मेंबर है, अगर गवर्नमेंट ऑफिशियल है, वो अपने लड़के को बचा ले, तो क्या हो रहा है, यहाँ पर लॉ का वायलेशन हो रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए।
ऐसा आप देखेंगे कि ऐसा नहीं होता है। जनरली आप ये चीज देखेंगे, अगर करप्शन वहां पे नहीं है तो ये चीजें आपको देखने को नहीं मिलेंगी। और यहां से आप ये क्लियरली समझ सकते हैं कि जो हमने अभी एग्जांपल लिया है, यहाँ पे क्या है, हम सिंपली कह सकते हैं कि यहाँ पे लॉ का वायलेशन हुआ है। अगर वो आदमी जो कि गवर्नमेंट में काम कर रहा है, अगर वो छुड़ा लेता है अपने लड़के को, तो इसका मतलब कि वो वायलेट कर रहा है लॉ को, और ये एक अच्छा मैसेज नहीं जाता है सोसाइटी को। और इसीलिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, तो उन्होंने ये चीज देखी थी, सोचा एक लॉ बनाने से पहले कि कोई भी लॉ आर्बिट्री नहीं होनी चाहिए, हार्श नहीं होनी चाहिए, किसी के फेवर में नहीं होनी चाहिए और किसी के अगेंस्ट भी नहीं होनी चाहिए। ये देखा गया कि जो इंडिपेंडेंट इंडिया है, वहां पर लॉ सबके लिए बराबर हो, और इस पे एग्रीमेंट बना। सब लोग एग्री किए कि लॉ जो होगा सबके लिए बराबर होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, लॉ जो हो सबके लिए इक्वल हो। तो क्या यहाँ पे हम कह सकते हैं, लॉ जो होगा इक्वल होना चाहिए बिफोर द लॉ। ठीक है, इक्वल बिफोर द लॉ, सबके लिए क्या हो, लॉ बराबर हो। ठीक है, इक्वल होना चाहिए, ये चीज आप यहाँ पे समझ लीजिए। चाहे वो गरीब हो, यहाँ पे चाहे वो पुअर हो या रिच हो, सबके लिए बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो क्या है, लॉ सबके लिए बराबर है। ये चीज आपको यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। और किसी को भी हम देखिए, आर्टिकल 15 में हम बात करते हैं, आर्टिकल 15 जब आप कॉन्स्टिट्यूशन का पढ़ेंगे, मैं आपको पढ़ाऊंगा, वहां पर आपको बताया जाएगा कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। हम कहीं कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, किसी भी लोगों के बीच में हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, किसी रिलीजन के बेस पे, किसी कास्ट के बेस पे, जेंडर के बेस पे, उनके बर्थ के प्लेस पे, अगर वो कहीं पे जन्मे हैं, उस जगह के रिस्पेक्ट में उनको प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी, ये यहाँ पर कहा जा रहा है। और अगर हम बात करें कि लॉ, रूल ऑफ लॉ क्या है, ये रूल ऑफ लॉ के हिसाब से है कि सबको बराबर से देखा जाए, ट्रीट किया जाए। तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, रूल ऑफ लॉ का मतलब है ऑल लॉज अप्लाई इक्वल टू ऑल सिटीजन ऑफ द कंट्री। और कोई भी आदमी, नो वन इज अबव द लॉ। ये चीज आपको यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो रही होगी। यहाँ पे जो वायलेशन आप देख रहे थे, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल था वो अपने लड़के को हेल्प कर रहा था, और वहीं पे अगर पुअर आदमी होता तो उसके लड़के को सजा हो जाती। लेकिन ऐसा नहीं होता है, सबके लिए लॉ बराबर होता है। और ये कौन कहता है, ये रूल ऑफ लॉ कहता है। ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। और यहां पर देखिए, नीदर द गवर्नमेंट ऑफिशियल और वेल्थी पर्सन और इवन प्रेसिडेंट, अगर प्रेसिडेंट भी है तो वो क्या है, लॉ के अबव नहीं है। ये चीज आपको यहां पे क्लियर हो गई है कि नो वन इज अबव द लॉ, कोई भी लॉ के ऊपर नहीं है। ओके, नो वन इज अबव द लॉ, ये चीज आपके यहाँ पे क्लियर हो जानी चाहिए। और क्या चीज कही जा रही है यहाँ पर, देखिए, एनी क्राइम और वायलेशन ऑफ द लॉ हैज स्पेसिफिक पनिशमेंट। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि कोई भी अगर क्राइम होता है या वायलेशन ऑफ लॉ होता है, कोई अगर लॉ को वायलेट करता है, उसको अगर सही से नहीं मानता है, तो क्या होगा, उसके लिए एक स्पेसिफिक पनिशमेंट है, और उसके लिए एक प्रोसेस है, एक मेथड होगा जिसके द्वारा एक गिल्टी आदमी को, जो कि ये वायलेट कर रहा है लॉ को, उसको उस तरीके से पनिश किया जाएगा। जैसे कि अगर कोई मर्डर कर देता है, तो क्या है, मर्डर के केस में, जो कि आप जानते हैं सेक्शन 300 में इसको डिफाइन किया गया है सीआरपीसी में, और इसकी सजा दी गई है सेक्शन 302 में। तो हमेशा कहा जाता है कि 302 की सजा मिली है मर्डर की।
तो यहाँ पे आप ये समझ लीजिए कि जो मर्डर का डेफिनेशन है, ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में ये सेक्शन 300 में दिया गया है कि मर्डर क्या है और सजा मिलती है 302 में। तो यहाँ पर ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए कि अगर कोई मर्डर करता है तो उसको क्या होगी, हमेशा इम्प्रिजनमेंट होगा, विगरस इम्प्रिजनमेंट होगा, उसको उम्र कैद हो सकती है या फांसी तक हो सकती है। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता था। जो एंशिएंट टाइम था, जब हम अगर पुराने समय की बात करें तो हमेशा आप देखेंगे कि किसी को ज्यादा प्रेफरेंस मिलता था तो किसी को कम प्रेफरेंस मिलता था। जैसे अगर कोई शूद्र है, एससी एसटी है, तो उसको विगरस पनिशमेंट मिलता था, और अगर कोई पंडित होता था या रूलर होता था तो उसको उस तरीके से पनिशमेंट नहीं मिलती थी। यहां पर देखिए, अगर हम इसको समझने की कोशिश करें क्लियरली, तो आप ये चीज समझेंगे, जब कॉलोनियल पीरियड था, जब ब्रिटिश आए थे हमारे इंडिया में, तो उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश रूल के समय आप ये चीज देखेंगे कि जो हम विगरस पनिशमेंट की बात कर रहे हैं, ये चीज उस समय काफी तेजी से लागू हुई थी। ये हम चीजों को देख सकते हैं। अगर हम ब्रिटिशर्स की बात करें तो आप यहाँ पे एक एग्जांपल ले सकते हैं रॉयल्स एक्ट की। रॉयल एक्ट क्या था? रॉयल एक्ट के द्वारा आप देख सकते हैं, जो कि कब लागू हुआ, 10 मार्च 10 मार्च 1990 में 1919 में ये लागू हुआ। इसके द्वारा किसी को भी कभी भी अरेस्ट किया जा सकता था, और वो ब्रिटिश रूल जो भी लाया गया है, लॉ लाया गया है, अगर वो उसको नहीं मानता है तो उसको तब किसी भी तरीके से अरेस्ट किया जा सकता था। कोई भी ट्रायल नहीं होता था, कोई भी केस नहीं किया जा सकता था। इसमें आप देख सकते हैं सत्यपाल और यहां पर डॉक्टर किचलू को पकड़ा गया था। इनको अरेस्ट कर लिया गया था बिना किसी वारंट के। ये आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं। और 13 अप्रैल में 1919 में जलियांवाला बाग, जो कि अमृतसर में है, वहां पर मीटिंग हो रही थी, कुछ लोग गैदर कर लिया था, और वहां पे इसके बारे में पब्लिक मीटिंग चल रही थी। ये जो लॉ है ये बहुत ही खराब है, और वहां पर जनरल डायर ने वहां पे फायरिंग करा दी थी। ये जनरल डायर ने, एक ही एग्जिट था जलियांवाला बाग का, और वहां पर फायरिंग करा दी गई थी। तो ये आप वहां का सीन देख सकते हैं कि इतना विग्रस पनिशमेंट दिया जाता था, जबकि जो लोगों के ऊपर फायर किया गया था वो जनरल मीटिंग कर रहे थे। जो भी रॉयल्स एक्ट हुआ था और जो भी लॉ लाया जा रहा था ब्रिटिशर्स के द्वारा, उसके अगेंस्ट वो मीटिंग कर रहे थे, लेकिन उसके कारण कोई भी जाकर वहां पे मार नहीं सकता था। ये रूल होना चाहिए था, लेकिन जनरल डायर ने क्या किया, उनको मरवा दिया। तो ये जनरल हम चीजें देख पा रहे हैं। और आप ब्रिटिशर्स के टाइम में देखेंगे, जो रूल ऑफ लॉ है उसको काफी वायलेट किया गया था। रूल ऑफ लॉ को आप देखेंगे इंडिया में काफी ज्यादा वायलेशन हुआ था। और आप देखेंगे कि जो हिस्टोरियन की अगर हम बात करें, तो हिस्टोरियन इसको अलग अलग तरीके से अलग अलग ग्राउंड पे उसको क्रिटिसाइज भी करते हैं और उसके फेवर में भी बात करते हैं। कुछ जो ब्रिटिशर हिस्टोरियंस हैं वो इसके फेवर में बात करते हैं कि रूल ऑफ लॉ लागू था, और इंडियंस की बात करें तो वो कहते थे कि जो कॉलोनियल रूल था वो क्या था, आर्बिट्री था। और कहा जाता था कि जो इंडियन नेशनलिस्ट थे वो प्रोमिनेंट रोल प्ले कर रहे थे, जो भी डेवलपमेंट लीगल स्फीयर में लिया जा रहा था, जो भी लॉ में चेंज लाया जा रहा था, वो आप देखेंगे कि इंडियन नेशनलिस्ट इसमें काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पहले ब्रिटिश टाइम में जो सेडिशन का एक्ट था 1870 का, इसमें क्या होता था, किसी को भी अरेस्ट किया जा सकता था अगर वो प्रोटेस्ट कर रहा है, जैसा कि अभी हमने आपको जलियांवाला बाग के केस में बताया। और विदाउट ट्रायल उनको अरेस्ट करके उनको सजा दे दी जाती थी। तो इसके अगेंस्ट में इंडियन जो नेशनलिस्ट थे उन्होंने काफी ज्यादा प्रोटेस्ट किया, और जो ब्रिटिश अथॉरिटी थी उनको क्रिटिसाइज भी करना शुरू किया। और फाइनली आप देखेंगे
कि यहाँ पर धीरे धीरे ये जो प्रोटेस्ट हो रहा था उसके अगेंस्ट में फिर आप देखेंगे धीरे धीरे चेंजेस आए, और आप ये भी देखेंगे कि जो ये सेडिशन का एक्ट था इसमें एक कोडिफाइड रूल आया। आप किसी को भी विदाउट पूछे बताए आप उसको अरेस्ट नहीं कर सकते थे। और यहाँ पे आप देखेंगे कि जो इंडियन जजेस थे उन्होंने काफी ग्रेट डिसीजंस लिए, और यहाँ पे काफी आप देखेंगे रूल ऑफ लॉ को डेवलप किया गया कॉलोनियल पीरियड में भी, जबकि उस समय बहुत ज्यादा कोर्ट जो था वो इंडियंस के फेवर में डिसीजंस नहीं देता था। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे कि तब भी जो इंडियन जजेस थे वो इसमें चेंजेस काफी हद तक लाए थे। काफी चेंजेस आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। और जब कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें, जब कॉन्स्टिट्यूशन आया तो आप क्या चीज देखेंगे कि यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव आए उन्होंने लॉ को बनाना शुरू किया, और जो भी प्रॉब्लम आई, जो लॉ में चेंजेस आए, उसको जो भी पहले की जो प्रॉब्लम्स थी, जो चेंजेस आए थे, उनको फिर से अच्छे से उन्होंने उसको एस्टेब्लिश किया। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 2005 में जो हिंदू सक्सेशन एक्ट था उसमें अमेंडमेंट आया था, इसमें काफी चेंजेस लाए गए थे। यहाँ पे जो नया लॉ था इसके अकॉर्डिंग क्या था, जो डॉटर थी, मदर थी, इनको इक्वल शेयर दिया जाएगा फैमिली प्रॉपर्टी में। ये चीज कही गई है हिंदू सक्सेशन एक्ट अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2005 में हुआ था। सक्सेशन के लिए जो भी प्रॉपर्टी होगी ओनरशिप में इक्वल राइट दी जाएगी मदर या डॉटर में। जनरली क्या होता था कि फादर की प्रॉपर्टी सन को ट्रांसफर हो जाती थी और डॉटर को कोई प्रॉपर्टी नहीं मिलती थी, मदर को भी शेयर नहीं मिलता था। लेकिन जो अमेंडमेंट 2005 का हुआ इसमें इक्वल शेयर दिया गया। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इंडिपेंडेंस के बाद भी आप काफी चेंजेस देख पाएंगे, और पहले भी जो इंडियन जजेस थे उन्होंने भी काफी कॉलोनियल पीरियड में काफी ज्यादा डिसीजंस लिए हैं। और मेजरली आप देखेंगे 19वीं सेंचुरी में ये चेंजेस आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। और ये जो लॉ है, जो नए लॉ है, ये कैसे आए, हाउ डू न्यू लॉ कम अबाउट, अब यहाँ पे हम इसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पार्लियामेंट है, अब पार्लियामेंट हैज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग द लॉ। अब कोई भी लॉ बनाया जा रहा है तो उसमें कौन पार्टिसिपेट करेगा, पार्लियामेंट पार्टिसिपेट करेगा। तो आप पार्लियामेंट के बारे में जानते हैं कि पार्लियामेंट में कौन कौन आता है। तो पार्लियामेंट में आप ये चीज समझिए कि पार्लियामेंट में सबसे पहले लोकसभा आएगा, फिर राज्यसभा आएगा, और फिर प्रेसिडेंट आएगा। ये मैं प्रेसिडेंट का शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं। पहले लोकसभा में पास हो या राज्यसभा में पास हो, किसी भी एक में लॉ को लाया जाएगा, वहां पास होगा, और फिर वो नेक्स्ट हाउस में जाएगा, और जब यहां भी पास हो जाएगा, जब प्रेसिडेंट के पास जाएगा, अगर इन्होंने एक्सेंट दे दिया, सिग्नेचर कर दिया, तो जो बिल होगा, जो पहले बिल था, वो क्या होगा, बाद में जाके लॉ में बदल जाएगा। क्लियर है, ये चीज हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। और यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूं कि लॉ बनाया जाएगा, किसके द्वारा बनाया जाएगा, सबसे पहले तो पार्लियामेंट के द्वारा बनाया जाएगा। यहाँ पे 3 स्टेजेस होंगे, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, या राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट। ठीक है, हम यहाँ पे प्रेसिडेंट के बारे में नहीं बात कर रहे हैं कि प्रेसिडेंट अगर सिग्नेचर ना करना चाहे तो क्या होगा, वो सब चीजें हम जब सेपरेटली प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पे हम इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर आप ये समझिए कि ये जो पार्लियामेंट का काम क्या है, जनरली आपके क्लास में क्या दिया हुआ है, ये मेकिंग द लॉ होता है। और यहाँ पर क्या करेंगे आप, देयर आर मेनी वेज थ्रू विच दिस टेक प्लेस and it is often different group of the society that raises a need of the particular law। और ये लॉ के बारे में कैसे पता चलेगा कि भैया लॉ कैसे बनेगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो डिफरेंट सेक्शन या डिफरेंट ग्रुप है सोसाइटी में, वो रेस करते हैं, बताते हैं कि भैया ये हमको प्रॉब्लम हो रही है, तो पर्टिकुलर लॉ बना दिया जाता है। और इंपॉर्टेंट रोल ऑफ पार्लियामेंट क्या है, ये सेंसिटिविटी को देखता है, और प्रॉब्लम को जो भी लोग फेस कर रहे हैं उसके फेवर में वो लॉ बना दिया जाता है।
उसको देखते हुए लॉ को बना दिया जाता है। और इसको हम देखेंगे, देखिए जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है, जो महिलाओं के अगेंस्ट जो वायलेशन घरों में हो रहा है, उसके अगेंस्ट लॉ बनाया गया था, उस पे हम अभी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये जो फोटो दी हुई है, ये जेंडर इक्वालिटी की बात कह रहा है। ये हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एसडीजी जो हमारे 17 गोल है, ये 5वें नंबर का गोल है। सोचिए ये कितना इंपॉर्टेंट है। अगर ये एसडीजी में दे दिया गया है तो ये कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये 5 नंबर का गोल है। ये हम हर कंट्री में जो भी एसडीजी का मेंबर है वो ये देखेगा कि मेल और फीमेल में एक इक्वालिटी मेंटेन रहे। ये चीज आपको क्लियर हो गई है। अब वायलेशन को अगर हम अब आगे अगर हम बात करें कि वायलेशन को अगर हम जनरली डिफाइन करने की कोशिश करें, वायलेशन क्या है, तो कोई भी इंजरी या हार्म या थ्रेट हो इंजरी का, या जो भी हार्म पहुंचाया जा रहा है किसी एडल्ट मेल के द्वारा, और जनरली हम लेते हैं हस्बैंड का रिलेशन, जहां पे हस्बैंड क्या कर रहा है, अपनी वाइफ को मारता है, पीटता है, या वो टॉर्चर कर रहा है, सेक्सुअली टॉर्चर कर सकता है या वो मेंटली टॉर्चर कर सकता है। ये क्या कहलाएगा, ये डोमेस्टिक वायलेंस में आता है। और यहाँ पे जो एब्यूज किया जा रहा है, हम यहाँ पे वर्बली भी कर सकते हैं। जो आदमी है वर्बली अगर वो वायलेट कर रहा है, वो वर्बली गाली दे रहा है या गाली गलौज कर रहा है अपनी वाइफ के साथ, तो वो क्या होगा, वो डोमेस्टिक वायलेंस में वो उसको कंसीडर किया जाएगा। तो इसके प्रोटेक्शन में, प्रोटेक्शन जो वुमेन के फेवर में ये किया गया डोमेस्टिक वायलेंस का, तो यहाँ पे एक्ट बनाया गया 2005 में, इसको पास किया गया है। इसका हम अभी प्रोसेस देखेंगे कि कैसे वो बन रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो महिलाएं साथ में रह रही हैं, चाहे वो माँ हो, लड़के के साथ में रह रही हो, उसको राइट पूरी ना दी जा रही हो, या वाइफ को जो हस्बैंड परेशान कर रहा हो, इसमें सब वायलेशन में ही आएगा अगर वो उनको परेशान कर रहे हैं किसी भी रूप में। यहां पर देखिए ये टाइम है 2006 का अक्टूबर का टाइम है। यहां पर डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट पास हो चुका है। यहां पर साजिया से बात हो रही है, और यहाँ पे दो हैं, साजिया है और ये साजिया है और ये कुसुम है। दोनों एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट कर रही हैं कि आज डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट पास हो गया है। तो वो अपने पुराने समय को याद कर रही हैं कि आखिर कैसे ये लॉ पास हुआ था। ये 2006 की बात है। ये 1991 की बात को याद कर रहे हैं। उस समय कहा गया कि ये लोग डिस्कस कर रहे थे एक मीटिंग में, और मीटिंग में क्या हुआ था कि एक महिला आई थी और वो कह रही थी कि मेरा पति मुझे मारता है और मैं उसका पुलिस कंप्लेन नहीं करना चाहती हूँ, आप प्लीज मेरी हेल्प करिए। तो साजिया और कुसुम इस चीज को याद कर रहे हैं, और एक माँ ही होती है, कहती है कि मेरा लड़का और मेरी बहू मुझे बहुत परेशान करते हैं, मुझे जो बैंक अकाउंट है उसको यूज तक नहीं करने देते हैं, तो इसके लिए मैं कंप्लेन नहीं करना चाहती हूँ, प्लीज मुझे मेरी राइट को दी जाए। तो यहाँ पे जो महिला है जो इनकी प्रॉब्लम को डिस्कस कर रही है, वो कहती है अभी तक देखिए 1991 में ऐसा कोई लॉ नहीं है जिसमें आपको ये राइट दी जाए। और यहाँ पर पब्लिक हियरिंग में देखिए लोग जुट गए हैं। यहाँ पर एक डिमांड थी कि एक लोगों के लिए, वुमेन के लिए एक लॉ बनाया जाए जहां पर कि हर एक महिला को इसमें कंसीडर किया जाए जिनके ऊपर वायलेशन हो रहा है। जो वायलेशन हो रहा है, जो भी वायलेट किया जा रहा है, वायलेंस जो होगा, लॉ को वायलेट किया जाएगा, उसको रोकने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पे 1991 में जो लॉयर्स थे कलेक्टिवली बैठे, लॉयर्स, स्टूडेंट जो लॉ पढ़ रहे हैं, उन्होंने नेशन वाइड डिस्कशन किया और डोमेस्टिक वायलेंस प्रोटेक्शन एंड प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन बिल को पास कराया गया। कहा गया कि पास कराना चाहिए, और यहाँ पे डिफाइंड भी किया गया
कि डोमेस्टिक वायलेंस कैसा होना चाहिए, किसको कंसीडर किया जाएगा, जब फिजिकल हो या इकोनॉमिकल हो, अगर वाइफ को पैसा नहीं दिया जा रहा है टॉर्चर करने के लिए, या सेक्सुअली उसको टॉर्चर किया जा रहा है, या उसको गाली दी जा रही है, वर्बली कहा जा रहा है, या इमोशनली उसको अब्यूज किया जा रहा है, इन सब चीजों को इंक्लूड किया जाएगा। और यहाँ पर हम ये भी डिस्कस कर रहे हैं, उस समय लोगों ने डिस्कस किया कि जो भी शेयर कर रहा है हाउस को, उसकी माँ हो सकती है, वाइफ ही हो सकती है, उनको एक प्रॉपर स्पेस दिया जाए। और एक जन ये कह रही हैं कि मॉनेटरी रिलीफ भी इसमें कंसीडर किया जाना चाहिए। अगर उसको हर्ट कर दिया गया है तो उसको इलाज करने के लिए या उसको मॉनेटरी हेल्प देने के लिए, अगर कोई टॉर्चर कर रहा है तो किस तरीके से उसको हेल्प किया जाए, ये भी कंसीडर करना चाहिए। तो ये सारी चीजें इंक्लूड की जाएंगी। अभी आप देखिए, यहाँ पर देखिए, अब वुमेन्स ने ये कहा कि जो भी कमेटी बनाई गई थी, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने यहाँ पर डिस्कस किया है कि पार्लियामेंट में ये तुरंत चाहिए हमको। और यहाँ पे देखिए, अब हम प्रेजेंट कंडीशन में आ गए हैं कि पार्लियामेंट यहाँ पे 2002 में यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन यहाँ पे कुसुम और साजिया कह रही हैं कि जो हमने बिल को सोचा था पहले, उसमें काफी चेंजेस हो गए हैं, वो सारी चीजें नहीं की गई हैं, इसमें काफी चीजें छूट गई हैं। तो फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि स्टैंडिंग कमेटी को मेंशन किया गया, बताया गया कि ये सारी कमियां हैं और ये सारी चीजों को इंक्लूड किया जाएगा। बाद में आप देखेंगे कि ये जो भी चीजें साजिया और कुसुम ने कही थी, इस सारी चीजों को होना चाहिए, तो वो 2006 में फिर से इंट्रोड्यूस किया गया पार्लियामेंट में कि वो अमेंडमेंट करने के बाद, क्योंकि ये काफी अपोज हुआ ग्राउंड लेवल पर, और फिर फाइनली वो लॉ बना दिया गया। और यहाँ पर देखेंगे कि सारी चीजों को, जो भी वाइफ है, डॉटर है, मदर है, या कोई भी सिस्टर है, जिनको वायलेशन हो रहा है, जिनको वायलेंस में उनको खींचा जा रहा है, उनको यहाँ पर रिलीफ मिल रही है। ठीक है, यहाँ पर आप ये चीज समझ पा रहे हैं कि ये लॉ किस तरीके से डिस्कस करके बनाया गया है। अब यहाँ पर ये फाइनली यहाँ पर पास होता हुआ आपको दिखेगा। यहाँ पर दोनों लोग काफी खुश हो रहे हैं। यहाँ पर देखिए, डोमेस्टिक वायलेंस को अगर आप डिस्कस करेंगे, डोमेस्टिक वायलेंस क्या है, तो अभी आपको बता दिया है मैंने। आप लिस्टिंग करिए, इसको हम डोमेस्टिक वायलेंस कहेंगे। जनरली आप कह सकते हैं, कभी भी एक हस्बैंड या एक भाई या एक फादर वुमेन जो है घर में, उसको अगर वो प्रताड़ित करता है, वायलेंस उसके ऊपर होता है, तो उसको हम डोमेस्टिक वायलेंस किया कहा जाएगा। या उसको चोट लग जाए, इमोशनली हो, या वो किसी भी तरीके से उसको वायलेट किया जा रहा है, तो आप उसको लिखेंगे। यहाँ पर आप इसको लिस्टिंग करेंगे। और यहाँ पे जो भी पीपल यहाँ पे लॉ बनाने के लिए जरूरी है, देखिए, कैन यू लिस्ट वन प्रोसेस दैट यू यूज टू मेक मोर पीपल अवेयर ऑफ नीड फॉर दिस लॉ। और आप कैसे अवेयर कराएंगे लोगों को, ये भी आप बताएं। और स्टोरी बताएं कि डिफरेंट वेज क्या है, कैसे लोग लॉबी बना के पार्लियामेंट में। यहाँ पर फ्रॉम द अबव स्टोरी यू कैन लिस्ट 2 डिफरेंट वेज इन विच पीपल लॉबीड पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट में कैसे लॉबी होती है, या आप कह सकते हैं कि किस तरीके से उसको अच्छे से फिर से लागू कराया गया, ये चीजों को आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, बहुत ही अच्छा पिक्चर यहाँ पे दे रखा है। इक्वल रिलेशनशिप आर वायलेंस फ्री। अगर महिला को और पुरुष को बराबर रखा जाए, घर में अगर आप बराबर रहते हैं, तो क्या होगा, बराबरी अगर दी जाती है, तो वायलेंस फ्री सोसाइटी हमारी हो सकती है। देखिए, इस तरह की सोसाइटी हमारी होगी, हिंसा मुक्त हो जाएगी। अगर हम रिलेशन में बराबरी रखें, बराबर के रिश्ते हों, तो हिंसा क्या होगा, हिंसा से मुक्त हो जाएगा हमारा सोसाइटी। ये चीज बहुत अच्छे से यहाँ पे दिया हुआ है। और इस पोस्टर को आप अच्छे से लिख सकते हैं कि अगर हमारा घर बहुत अच्छे से है, रिलेशन अगर अच्छे से हम मेंटेन रखते हैं, तो ये जो वायलेशन है, जो वायलेंस है, ये कम हो सकता है। हम रूल को कम वायलेट करेंगे उस केस में। ठीक है, वायलेट का मतलब क्या है, वायलेंस की जगह पे हम वायलेट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वायलेंस जो है शब्द मुझे नहीं अच्छा लगता है। यहाँ पे लॉ को वायलेट कर रहा है, मतलब वो वायलेंस ही हो रहा है। ठीक है,
हिंसा अगर आपके घर में हो रही है तो वो क्या है, वो वायलेंस है, आप उग्र हैं, ठीक है। हिंसा हो रही है आपके घर में तो यहाँ पर क्या होगा, ये पोस्टर आपके ऊपर लागू नहीं होगा। लेकिन हमारे सोसाइटी में अगर इस तरह का नहीं है तो आपको इस तरह का सोसाइटी बनाना चाहिए जहाँ पे वायलेंस क्या हो, बिल्कुल ना हो। अब हम एग्जाम्पल से क्या समझ सकते हैं कि एक सिटीजन का सही रोल क्या होना चाहिए, कि वो क्रूशियल जो पार्लियामेंट का फ्रेमवर्क है उसमें वो हेल्प करे, हर स्टेज पे वो लॉ को बनाने में उसकी मदद करे। और ये कैसे कर सकता है, जब भी कोई नया लॉ पास हो तो जो भी लोग हैं उनको अगर वो चीज नहीं समझ में आई है या पार्लियामेंट में वो गलत पास हो गया है तो उसको क्रिटिसाइज करना चाहिए, उनको तुरंत वो उसके क्रूशियल एलिमेंट को हाईलाइट करें, उसको वॉइस दें। तो वॉइस कैसे देंगे, वो जो भी टेलीविजन में रिपोर्ट आ रही है या न्यूज़पेपर में जो एडिटोरियल आ रहा है, रेडियो ब्रॉडकास्ट हो रहा है, वो लोकल मीटिंग करें, हर जगह जाके वो अपनी वॉइस को दें। और इससे क्या होगा, जो पार्लियामेंट जो भी चीज बना रही है और वो ट्रांसपेरेंट है लोगों के लिए, तो ठीक है, उन चीजों को वो बोले। और अगर मान लीजिए कि कोई लॉ अनपॉपुलर है या कंट्रोवर्शियल है तो उस केस में लोगों को क्या करना चाहिए, उनको कोर्ट जाना चाहिए, उनको लीगली फाइट करना चाहिए। और अगर उनके इंटेंशन क्लियर नहीं है गवर्नमेंट के तो उसको बताना चाहिए कि वो कहां पर गलत है और उसको पूरी तरीके से क्रिटिसाइज करने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर मान लीजिए कोई लॉ रिप्रेसिव है, रिप्रेसिव मतलब क्या हुआ कि वो बिल्कुल अगर अगेंस्ट है तो उसके बारे में जो अनविलिंगनेस है उसको एक्सप्रेस करना चाहिए लोगों को। वो हमेशा टेलीविजन में बोले, रेडियो में बोले, जहां भी वो जा सके वो प्रेशर ग्रुप्स बनाए और ऐसा कोशिश करें कि पार्लियामेंट में वो लॉ को चेंज कर दिया जाए। ये हमको कोशिश करनी चाहिए। अगर आप अच्छे सिटीजन हैं तो आपको गवर्नमेंट के फेवर में भी और उसके अगेंस्ट में भी बोलना चाहिए। हमेशा आप गवर्नमेंट के फेवर में ही नहीं बात करेंगे। अगर आपके फेवर की बात गवर्नमेंट नहीं कर रही है तो आप उसको क्रिटिसाइज करें। जैसा कि जीएसटी के केस में हुआ था, लोगों को नहीं समझ में आया था, फिर उसको क्रिटिसाइज किया गया। अभी भी उसके बारे में काफी चीजें क्लियर नहीं है, तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, हमको जीएसटी के बारे में क्लियरली बताना चाहिए। इससे हमारा लॉकडाउन का पीरियड हुआ, उसमें क्या क्या अच्छी चीजें थी कि हमको कोरोना से बचाया गया, लेकिन उसके कारण जो ड्रॉबैक आए उसको गवर्नमेंट को क्लियरली एक्सप्रेस करना चाहिए, बताना चाहिए। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो हम क्या करेंगे, एक अच्छी सोसाइटी को बना सकते हैं और हमारी जो गवर्नमेंट होगी वो अच्छा काम कर सकती है। जैसा कि देखिए, आप लॉ की अगर हम बात करें तो म्युनिसिपल लॉ जो है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या करता है, लॉ पास कर देता है, बता देता है कि ये म्युनिसिपल लिमिट है, इसके बाहर हॉकर्स नहीं जाएंगे, अपनी दुकानें नहीं लगा सकते, स्ट्रीट वेंडर्स जो है उनको वो समय समय पर इलीगल बता देते हैं। तो ये चीज क्लियर करनी चाहिए कि एग्जैक्टली वो कहाँ पे दुकान लगाए, हॉकर्स जो आएंगे वो कहाँ पे जाएंगे, कहाँ पर वो आखिर इजिली जा सकते हैं। अगर लोगों को उससे दिक्कत हो रही है तो उनको स्पेसिफाई करना चाहिए, कोई एक पोजीशन बतानी चाहिए कि एग्जैक्टली वो कहाँ से वो चीजों को ला सकते हैं। क्योंकि अगर हॉकर्स नहीं होंगे, वेंडर्स नहीं होंगे तो कई जो लोग हैं जो बड़े बड़े सिटीज में रह रहे हैं उनको सामान बहुत महंगा मिलने लगेगा। अगर वो सिर्फ मॉल पे डिपेंड रहेंगे तो उनको सामान काफी ज्यादा महंगा पड़ेगा और उनका लिवलीहुड जो होगा वो काफी कॉस्टलियर हो जाएगा, क्योंकि उनको उतना पैसा तो हर केस में नहीं मिल पाता है। हर लोगों को इक्वल अमाउंट में मनी तो मिल नहीं पाती है, इक्वल वर्क तो मिलता है, लेकिन मनी जो होती है वो वेरी कर जाती है। यहाँ पे देखिए, जो कंट्रोवर्सी है, कंट्रोवर्शियल है या कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है जो कि लीडिंग है, उसमें लोगों को हमेशा बोलना चाहिए कि ये चीज हमारे फेवर में नहीं है। और उससे क्या होगा कि लोग कोर्ट में जा सकते हैं, कोर्ट में जाएं और लॉ को मॉडिफाई कराएं या कैंसिल कर सकते हैं। और फाइनली क्या होगा, ये हमको कॉन्स्टिट्यूशन से ही ये पावर मिलती है कि हम कोर्ट में जाएं और बातों को रेज करें। जैसा कि आप देख सकते हैं अमेरिका के केस में रॉस पार्कस ने क्या किया था,
रॉस पार्कस ने 1 दिसंबर 1955 में व्हाइट को, जो कि यहाँ पर देखिए बैठी हुई हैं, पहले क्या था कि जो भी ब्लैक होता था वो अगर बैठा हुआ है और कोई व्हाइट आता है तो उनके लिए वो सीट छोड़ देनी रहती थी। लेकिन रॉस पार्कर ने 1 दिसंबर 1955 में ये चीज नहीं की यूएसए में, और फिर जाके वहां पर आप देखेंगे सिविल राइट मूवमेंट हुआ और सिविल राइट एक्ट 1964 पास हुआ। उसके द्वारा एक सेपरेट बस चलाई गई और वहां पर डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा होता था यूएसए में पहले, और फिर ये धीरे धीरे खत्म कर दिया गया जब ये जो सिविल एक्ट आया, सिविल लॉ बना, उसके द्वारा आप देखेंगे कि यूएसए में इक्वालिटी काफी ज्यादा फैली। जैसा कि हमने देखा कि यूएसए में रोसा पार्क्स ने प्रोटेस्ट किया और उससे सिविल राइट 1964 पास हुआ। अब यहाँ पर आप इंडिया की अगर बात करें तो यहाँ भी कई सारे प्रोटेस्ट हुए, जैसे कि ये इरोम शर्मिला जी हैं, इन्होंने प्रोटेस्ट किया था। स्पेशल फोर्स इनके इलाके में आ गए थे, जो कि इनके इनके हिसाब से ये कहना था कि वो वहां पे जो महिलाएं थी उनको परेशान करते थे, उन्होंने रेप तक किया था। और यहाँ पे देखिए डिफरेंट आप तरीके के प्रोटेस्ट आप देख सकते हैं इंडिया में भी, और यहाँ पे देखिए ये अरेस्ट करने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो इस तरह के आप अलग अलग प्रोटेस्ट के पैटर्न आप देख सकते हैं, और यहाँ पर आप लिस्ट भी करेंगे कि ये किस किस तरह के प्रोटेस्ट होते हैं, ये कौन कौन से फॉर्म के प्रोटेस्ट हैं। ये स्ट्राइक है, ये हंगर स्ट्राइक है, यहाँ पे आप डिमांड कर रहे हैं अरेस्ट का। तो ये अलग अलग तरीके के पैटर्न है। और ये हम देखिए यहाँ पर जो आप फोटो देख रहे हैं, यहाँ पे हम प्रोटेस्ट और कैंपेन्स हम अलग अलग तरीके देख पा रहे हैं, और सॉलिडारिटी यहाँ पे देख पा रहे हैं आप इस केस में। तो यहाँ पर जो ये पिक्चर्स हैं, यहाँ पर पीपल क्या कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं किसी भी लॉ के अगेंस्ट में। और यहाँ पे आप देखिए सिटीजन का बहुत बड़ा रोल यहाँ पे सामने आ रहा है कि एक सिटीजन अगर सेटिस्फाइड नहीं है किसी लॉ से तो वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट जा सकता है। वो किसी भी लॉ के अगेंस्ट में, जैसे इरोम शर्मिला जी ने कहा था कि जो आर्मी है उसके अगेंस्ट वो लॉ चाहती थी उनको हटा दिया जाए। और यहाँ पर देखिए सिटीजन का सिर्फ एक रोल नहीं है कि वो सिर्फ इलेक्ट करे, अपना रिप्रेजेंटेटिव खाली वो चुने, यही उनका काम नहीं है। अगर मान लीजिए कोई लॉ उनको समझ में नहीं आ रहा है तो उसको क्रिटिसाइज करें। किसी एमएलए को, एमपी को अगर कोई लॉ उन्होंने पास कर दिया है, कोई उनका काम उनको नहीं पसंद आ रहा है, तो उसको वो क्रिटिसाइज करें और उसको उठाएं, टीवी में कहें और रेडियो में कहें, जहां भी रोड पे जाएं उसको प्रोटेस्ट करें। अगर वो प्रोटेस्ट करेंगे तभी उनकी बात पार्लियामेंट तक जाएगी, और जो पार्लियामेंट है वो भी अच्छे से फंक्शन करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको कह रहा हूं कि आप जाके बवाल करिए। मेरा ये कहना है, जो आपका चैप्टर आपको बता रहा है कि सिटीजन की जो पावर होती है वो सिर्फ अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्शन में जिताना ही नहीं होती है, वो अलग अलग तरीके से जो भी लॉ उनको समझ में नहीं आता है, ऐसे भी कई बार केसेस देखे गए कि जो गवर्नमेंट लॉ ला रही है वो लोगों के फेवर में ला रही है, लेकिन जो लॉ है वो लोग समझ नहीं पाते हैं और वो प्रोटेस्ट करते हैं, और बाद में पता चलता है कि वो लोगों के ही फेवर में था। तो ये चीजों को आपको क्लियरली समझना भी है। पहले आप डिस्कशन करिए लोगों से, जब आपको लगे कि नहीं ये बिल्कुल अगेंस्ट है तभी आप रोड तक जाएं। यहाँ पर देखिए हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे आप डिफाइंड करें रूल ऑफ लॉ क्या है, और यहाँ पे आप रियल एग्जांपल दें कि वायलेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ कहाँ पे आपको देखने को मिला है। ये आपके लाइफ से जुड़ा हुआ है, तो ये आप अब लिख सकते हैं क्योंकि मैंने ये काफी डिटेल में बता दिया है। अब यहाँ पे दो रीजन्स पूछा जा रहा है कि जो हिस्टोरियंस ने कहा है कि ब्रिटिश आखिर रूल ऑफ लॉ को क्यों नहीं फॉलो करते थे। इसके दो एग्जांपल दीजिए, इसको रिबट करिए, ठीक है। स्टेट टू रीजंस व्हाई हिस्टोरियंस रिबट द क्लेम दैट ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द रूल ऑफ लॉ इन इंडिया। इनका कहना है, हिस्टोरियन कहते थे कि रूल ऑफ लॉ इंट्रोड्यूस किया गया है, हिस्टोरियन कहते थे,
तो इसके अगेंस्ट में आप कहिए कि आखिर वो इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहते थे, वो अपने ही फेवर में वो लॉ को लाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। वो रूल ऑफ लॉ नहीं लाना चाहते थे, वो अपने फेवर में लॉ लाना चाहते थे। अब जो ये हमारा डोमेस्टिक वायलेंस का हमने स्टोरी पढ़ा है, इसको आप फिर से पढ़िए और अपने वर्ड्स में लिखिए। ये मैंने आपको काफी डिटेल में बता दिया है, कुसुम और साजिया की स्टोरी। और यहाँ पर देखिए अपने वर्ड में आपको लिखना है कि ये जो भी फाइट आप देख रहे हैं इक्वालिटी के अगेंस्ट या वांटेड चेंज, जो लॉ में आप आइडिया चाहते हैं चेंज करने का, इसके अगेंस्ट आप लिख सकते हैं, अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं, फेवर में या अगेंस्ट में। जो इक्वालिटी के फेवर में जो भी डिस्कशन हुआ था, आप यहाँ पे स्टोरी लिख सकते हैं डोमेस्टिक वायलेंस की, और यहाँ पे जो भी चेंजेस आपने देखा है उसके बारे में आप लिखेंगे। और भी आइडियाज आप देख लीजिएगा जो भी जस्टिस से रिलेटेड है। अब यहाँ पे क्रिटिसिज्म क्या है, देखिए जब भी कोई लॉ फॉल्टी हो या डिसअप्रूव्ड हो, लोगों ने प्रूव नहीं किया है उसको, उनके फेवर की बात नहीं है, तो वो उसको सिटीजन क्या कर सकते हैं, उसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, गवर्नमेंट के फंक्शनिंग को वहां पे वो हैम्पर कर सकते हैं। इवोल्यूशन क्या है, इवोल्यूशन मतलब कि कोई भी सिंपल सा जो डेवलपमेंट है उसको सिंपल प्रोसेस से हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में उसको ले जाएं और उसको हम अलग अलग, जो हम यहाँ पे देखते हैं इवोल्यूशन सिंपली आप समझ सकते हैं कि जो एक सिंपल और कॉम्प्लेक्स जो फॉर्म है प्लांट का या एनिमल का, वो जो चेंज आ रहा है उसको एवोल्यूशन कहते हैं। किसी भी एनिमल या प्लांट में जो भी चेंजेस आ रहे हैं शुरुआत से, जब हमने बीज लगाया, बीज लगाने से पेड़ बनने तक में जो भी चेंजेस आए, या एनिमल का बच्चा हुआ और वो बड़े होने तक उसका जो चेंजेस आए हैं वो हम एवोल्यूशन कहते हैं। अब यहाँ पर ऐसा ही आप कह सकते हैं डोमेस्टिक वायलेंस के केस में हमने एवोल्यूशन देखा है, चेंज होते हुए देखा है। अगली जो सोसाइटी थी उसको हमने डेवलप सोसाइटी में चेंज होता हुआ देखा है। अब यहाँ पे सेडिशन क्या चीज है, सेडिशन मतलब आप समझ लीजिए कि गवर्नमेंट ने रूल पास कर दिया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रूल क्या पास किया था, सेडिशन एक्ट पास किया था 1870 का, कि किसी भी आदमी को बिना बताए उसका रीजन कि आप उसको क्यों अरेस्ट कर रहे हैं, आप उसका ट्रायल कर दें, उसको सजा दे दें। ये बहुत ही जो लॉ था ये बहुत ही आर्बिट्री था। आप बिना किसी को बताए आप कैसे अरेस्ट कर सकते हैं और उसको जेल तक कर सकते हैं विदाउट ट्रायल, ये बहुत ही गड़बड़ था। अब रिप्रेसिव लॉ क्या है, कोई भी लॉ जो कि प्रिवेंट कर रहा है फ्री और नेचुरल डेवलपमेंट एक्सप्रेशंस को। इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं, कोई भी लॉ जो कि ब्रूटल है, जो कि खराब है, उसको किसी भी लोगों के अगेंस्ट अगर वो है, किसी का अगर फंडामेंटल राइट हैम्पर हो रहा है, राइट टू स्पीच या असेंबली हैम्पर हो रही है, तो उसके अगेंस्ट आदमी कह सकता है। ठीक है, ये चीजें यहां पर आपको क्लियर हो गई होंगी इस चैप्टर से। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे ये प्रयास पसंद आया हो तो तुरंत सब्सक्राइब करें पूरा एजुकेटर द वे टू द सक्सेस को, और तुरंत ही सब्सक्राइब करते करते आप एक साइड में बटन दिया होगा, बेल बटन होगा, उसको भी आप दबा दें। अगर आप इसको दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन कंटिन्यूअस मिलती रहेगी, जो भी मैं वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। और थंब बटन जरूर दबाएं आपको अगर ये पसंद आया है, और कमेंट करिए और शेयर करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों से, जो भी इस चैनल को देखते हैं या नहीं भी देखते हैं, तो आप उनको शेयर करिए कि ये वीडियो आ चुका है, ये नया चैनल आपका काफी दिन से चल रहा है, लेकिन जिनको नहीं पता है आप उनको बताएं। थैंक यू वंस अगेन, विल मीट यू वेरी सून विद अ न्यू वीडियो।